हेलो स्टूडेंट्स, 25 फेब 2026 को आप सभी के क्लास 10th के साइंस के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। ये क्लास सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे जो आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स आने वाले इस एग्जामिनेशन में दे पाएंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सभी अपने तरफ से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं। मैं आपका एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे आज के इस सेशन की। आप सभी जानते हो कि मैंने पहले ही आपके बोर्ड एग्जाम स्पेशल की एक साइंस फॉर्मूला की क्लास को पढ़ाया हुआ है जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उनके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है। आप अगर फिजिक्स की बात करोगे तो लाइट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला आपके रहेंगे। मिरर फार्मूला को देखोगे तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और लेंस में जो है यही प्लस की जगह माइनस साइन आपका हो जाता है। मैग्निफिकेशन में स्मॉल m इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u का आप यूज करेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी देखने को मिलेंगे। वहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने को कह दे तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर रहा करता है। बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। और वहीं पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात करें तो जब भी लेंस की पावर निकालने को आपको कह दे तो P इक्वल टू 1/f रहेगी। कभी आपको फोकल लेंथ का यूनिट दे देगा और फोकल लेंथ को हमेशा आप मीटर में ही कन्वर्ट करिएगा। अधिकतर वो आपका सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके चलना है। इसी तरीके से आप डायोप्टर भी निकाल पाएंगे। ठीक है। डिफेक्ट्स एंड करेक्शन, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमेशा हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और हाइपर माइक्रोपिया को सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया करते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आप सभी को डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए और प्रिज्म और साथ ही साथ जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाएंगे तो उसको भी आप सभी फटाफट रिवाइज कर लीजिए। इसी के साथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में जो भी हमको इमेज बनता है उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, नेचर क्या रहता है, वर्चुअल, इरेक्ट ना, आपका लार्ज, डिमिनिश वो रहता है तो उसको भी आप देखते चलिए। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से काफी क्वेश्चंस बनेंगे जैसे कि करंट का आपको फॉर्मूला, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इलेक्ट्रिक पावर के तो 3 फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से किसका यूज हम करेंगे। तो अभी जब हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो उसको भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसी के साथ करंट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस सीरीज में है, रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है, उसमें वोल्ट मीटर अमीटर लगा हुआ है ना, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसी के साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी, चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, यहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो भी आप यूनिट, जो भी आंसर निकालेंगे तो उसकी यूनिट को जरूर लिखिए। वो जूल में है, वो एम्पियर में है, वो आपका कूलॉम में है, किस में है, उसको लिखना कभी भी भूलिएगा नहीं। इसी के साथ चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहां पर आप सभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं जिसमें टोटल 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, R1, R2, R3, R4, जिसमें R2 और R3 आपके पैरेलल में है, बाकी आपके सीरीज में है। और R4 के साथ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और साथ ही साथ जो बैटरी है उसकी जो पावर है वो 20 वोल्ट की है। अब यहाँ पर सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस तो हम बताएंगे ही बताएंगे। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, R2 और R3 को निकाल लीजिए। R2 का मतलब ये सेकंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है तो आप क्या करोगे, R2 प्लस R3 अपॉन अपॉन R2, R3 हो जाएगा आपका, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू 30 है और इसकी आपकी 15 है और इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 450 देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका 45 अपॉन 450, आपने इसको कट कर दिया तो 1/10, यानी कि ये आपका ये अपॉन में करोगे। ठीक है। अब जब R23 आप निकालोगे तो यहां पर आपको 10 ओम देखने को मिल जाएगा। जब आप नेट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, R1
प्लस R23 करोगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये दी गई है, प्लस R4 कर लोगे। अब इनको जैसे ही आप प्लस करते हो तो आपको क्या आ जाएगा, 15 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, तो ये क्या हो गया, 40 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस का आंसर क्या आ गया, 40 ओम आ गया। ओम लिखना ना भूलिएगा, ओम लिखना ना भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल द वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R4 मेजर। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमको I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। I यानी कि करंट V अपॉन R होता है, ठीक है, V की वैल्यू आपकी 20 है, R की वैल्यू नेट रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है, 40 निकाला है, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0.5 एम्पियर आपका रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R4 मेजर। अब ये R4 जो है कितना आपका मेजर करेगा, इसको आपको इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, V वोल्टेज अक्रॉस R4 हमको निकालना है, तो I इंटू R4 करेंगे, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R4 निकालना है तो I इंटू R4 करेंगे। I की वैल्यू आपने 0.5 निकाली है, R की वैल्यू क्या है, मेरे ख्याल से 15 है, तो ये आपका 75 0.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को लगा लिया है और आपका टाइम भी वहां पर बच जाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपकी 7.5 आएगी, सॉरी ये आपका 7.5 है, ठीक है, हाँ ये 7.5 हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। और वहीं पर जो नेट रेजिस्टेंस था वो आपका 40 ओम आ गया। और कुछ तो नहीं पूछा इसमें, जी नहीं पूछा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा लिए ना। देखिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे ले जाएंगे ये भी आपको पता रहना चाहिए। और हाँ, स्टेप मार्किंग जरूर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पेन पेंसिल का यूज कम होगा बल्कि कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा होगा। चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर कवर करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम के पहले। विजया कनेक्ट्स 3 bulbs naming PQR in a series with a battery in 2 different ways using identical conducting wires as shown below. She notices that in case first, अब ये केस आपका फर्स्ट है, ठीक है, ये केस आपका सेकंड है। केस फर्स्ट में वो क्या एज्यूम कर रही है, देख रही है, ऑल 3 bulbs ग्लो, तीन के तीनों बल्ब आपके PQR जल जाते हैं, बट इन केस सेकंड ओनली द बल्ब P एंड R कंटिन्यू टू ग्लो, जिसमें जो बीच वाला है Q है वो आपका ग्लो नहीं हो रहा, वो जल नहीं रहा है। तो इसका रीजन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम केस फर्स्ट में देखेंगे तो क्या वहां पर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, करंट आसानी से फ्लो आपका हो जा रहा है। लेकिन जब आप केस सेकंड में देखते हो तो P और आपके R के बीच में L और M की एक वायर आपकी लगा दी गई है। करंट की प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं कि वो लीस्ट रेजिस्टेंस से फ्लो आपका होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आपकी 4 है, यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस 3 है, तो करंट प्रेफर करेगी यहाँ से बहने में, क्योंकि वो रुक कम रही है। इसी तरीके से जैसा जब आप ट्रैफिक में जाते हो तो आप हमेशा देखते हो ना कि शॉर्टकट हमको कहाँ से मिल सकता है, और शॉर्टकट के रास्ते से आप चले जाते हो क्योंकि आपका समय वहां पे बच जाएगा। तो इसमें आपको लिखना कैसे है, केस फर्स्ट में आप लिखेंगे ऑल 3 bulbs PQR कनेक्टेड इन अ सीरीज, करंट फ्लोज थ्रू ऑल bulbs, यानी कि वो ग्लो हो जाएगा, उसमें कोई किसी प्रकार का रेजिस्टेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, कि कहीं से आपने की को बंद कर दिया है, ऑन कर दिया है, इसीलिए वो सीरीज में आसानी से वो जल जा रहे हैं। अब केस सेकंड में क्या हो रहा है कि बीच वाला नहीं जल पा रहा है। द वायर प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट, मैंने कहा ना उसको एक शॉर्टकट दे दिया कि आप लो रेजिस्टेंस पाथ से गुजर सकते हैं, तो करंट ने प्रेफर किया लो रेजिस्टेंस पाथ से जाना, इसीलिए जो बीच वाला बल्ब था जो Q था वो जल नहीं रहा है। करंट ऑलवेज प्रेफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, आप ये कॉपी में लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको जो है आंसर देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू बल्ब Q, hence bulb Q does not glow. This is called short circuiting of bulb Q. तो आपने इसको निकाल लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपका दिया था,
क्वेश्चन क्या था, टू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 10/3 ओम। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 1/R1 है, 1/R2 है, इक्वल टू ये जो है वैल्यू कितनी दे रही है, 10/3 की दे रहे हैं। ठीक है, व्हेन द सेम टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज 15 ओम। अब इन्हीं को जब हम R1 प्लस R2 कर देते हैं तो आपको जो है 15 ओम की वैल्यू मिल जाती है। कैलकुलेट द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, तो R1 R2 दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आप इसमें से देखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 लिख सकते हैं और ये R1 प्लस R2 हो जाएगा कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं सभी को, और ये अपॉन आपका 10/3 हो जाएगा। R1 प्लस R2 की जगह आप 15 लिख सकते हो कि नहीं, मैं दूसरे पेज में इसको लिख कर बताना चाहूंगा आपको, एक मिनट। यहां पे मैं कर देता हूं R1 प्लस रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ R1 R2, ठीक है, इक्वल टू 10/3 था। अब R1 R2 की वैल्यू आपको 15 दे दी है और ये R1 R2 पूछा है, ये 10/3 हम करेंगे, इसको हम करेंगे 15 45 हो जाएगा, 45 इक्वल टू 10R1 R2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। अब जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं, तो हमें जो इनकी वैल्यू आपकी दिखेगी R1 प्लस R2 की तो हमको 15 पता ही है, और इसके साथ R1 R2 R1, अच्छा हाँ एक मिनट, अच्छा ये पैरेलल में आपका था तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपका ये प्लस रहेगा, तो इस तरीके से आप क्या कर लेना, यहां पर आप R1 R2 करोगे अपॉन यहां पर 15 करोगे इक्वल टू 10/3 करोगे। ठीक है, अच्छा ये होगा क्योंकि वो पैरेलल में था ना इसलिए। तो आपको R1 और R2 की जो वैल्यू दिखती हुई नजर आएगी तो वो 50 नजर आएगी। R1 R2 की जो वैल्यू आपको दिखी है वो एक तरीके से 50 आ गई है, और R1 प्लस R2 की तो आपको पहले से पता है वो 15 है, तो इस तरीके से वो R1 R2 की 50 कैसे आई है, वो तभी आई होगी जब आपने 10 का मल्टीप्लाई 5 से किया होगा। तो R1 जो पहला रेजिस्टेंस है वो 10 ओम होगा और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो आपका 5 ओम होगा, बस इसको आपको लिख लेना है। सो R1 इक्वल टू 10 ओम एंड R2 इक्वल टू 5 ओम, बस आपका आंसर आ गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि पावर के टोटल 3 फॉर्मूलेज आपके होते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इस क्वेश्चन से आप इसको जान पाओगे। कावेरी कनेक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट बल्ब। अब यहां पर एनर्जी कितनी इफिशियंट है उसको आपको पता लगाना है, किसमें, बल्ब में। शी कनेक्टेड अ बल्ब, उसने एक बल्ब लिया है, अ बल्ब ए हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 100 ohms टू अ 240 वोल्ट पावर सप्लाई इन अ लेबोरेटरी। अब देख लीजिए आपको जो आर की वैल्यू दी गई है वो 100 ओम की दी गई है, जो आपका वोल्टेज है पावर सप्लाई है वो 240 का है। ठीक है, अब पहला आपको बताना है कि हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम बाय अ बल्ब, एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 4 आवर्स ईच डे फॉर अ वीक। अच्छा, ईच डे यानी कि 7 इंटू आप 4 करेंगे तो 28 आवर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेस योर आंसर इन द किलो जूल, तो केजे में आपको जो है इसका आंसर बताना है कि किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो देखिए जब भी हम एनर्जी इफिशियंसी निकाला करते हैं तो इसमें हम पावर को कैलकुलेट करते हैं, और पावर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस थंबनेल को दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैंने इसी पर एक वीडियो बनाई हुई थी। क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो गए कि सर हम पावर के तो 3 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से किस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देखिए रॉन्ग फॉर्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी को सब जगह पुट कर देते हैं और वहां पर गलती हो जाती है। अब सही क्या है, बट क्वेश्चन में जब रेजिस्टेंस दिया हो तो आपको P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करना है, और अगर करंट दे दिया हो तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर यूज करना है। ठीक है,
रेजिस्टेंस है तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये जो क्वेश्चन था उसमें तो रेजिस्टेंस आपका दिया था। करंट अगर आपको दे दिया जाता है तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आप यूज करिएगा। यूनिट का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पावर की यूनिट हमेशा वॉट आपकी हुआ करती है, तो जूल और वोल्ट का यूज ना करिए, ठीक है। किलोवाट को वॉट में कन्वर्जन करना हो तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वॉट आपका रहा करता है, और स्टूडेंट्स आपके डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं, जो गलत रहता है। अब देखिए एनर्जी वर्सेस पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम होती है। इसलिए तो मैंने देखिए 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया, 28 आवर्स आया, तो वो तो आपका टाइम में चला जाएगा। अभी पावर को हम निकालेंगे, और एनर्जी का फॉर्मूला P इंटू टी होता है। अच्छा, पहले P तो निकालना पड़ेगा ना हमको, P इंटू टी में हमको सबसे पहले P निकालना पड़ेगा। आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन हमको दिया था उसमें आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका 100 था और V की वैल्यू 240 थी। तो चलिए हम इसको करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे। V स्क्वायर क्या था? 240 का स्क्वायर था, और R की जगह आपका 100 था। 24 इंटू 24 कितना होता है? 576 होता है कि नहीं होता है? 576 00 अपॉन 100, तो हम काट देंगे 576 आपका यहाँ पर हमको आंसर आता हुआ दिखेगा। तो अभी तो हमने क्या निकाला है? एक तरीके से P निकाला है, यानी कि पावर ऑफ बल्ब निकाली है। अब ये आप बताओ कि जो P निकाला है तो क्या ये सही है? हाँ सही है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? हमने इसमें यूनिट नहीं लिखी है W की, तो ये क्या हमने निकाल दिया? पहला पावर ऑफ बल्ब निकाला। अपने कॉपी में आप लिखिएगा कि आप क्या निकाल रहे हो और किस फॉर्मूले से उसको आप कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहला तो आपका मेरे ख्याल से निकल आया, ठीक। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करना है किलो जूल में, केजे में आपको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी होता है। एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। टाइम आपको कितना दिया गया था? 28 आवर्स दिया गया था। अब उस 28 आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो देखिए घंटे को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 से मल्टीप्लाई आपका करते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा जो टाइम आया था वो 28 आवर्स आया था, HOURS आया था। इसको सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो 28 इंटू 3600 कर लेंगे, तो आपका 110 100 सेकंड आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर एनर्जी आपको निकालना है ना, इक्वल टू P इंटू टी निकालना है। P की वैल्यू आपको यहाँ पर 576 आ गई है। अब 576 का मल्टीप्लाई आप इससे 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,08,000 से कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। समझे कि नहीं? यहाँ पर आप लिखिएगा एनर्जी इक्वल टू 576 इंटू ये, तो आपका ये एनर्जी का आएगा, इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि सर चलिए हम एनर्जी को निकाल दिए, लेकिन उसकी यूनिट तो हमको जूल में मिलेगी, जूल में मिलेगी। अब जूल को किलो जूल में हम कैसे कन्वर्ट करें? तो आप क्या करिएगा, इसका आप मल्टीप्लाई 0.001 से कर दीजिएगा, तो आपको वो आंसर एनर्जी आपका किलो जूल में मिल जाएगा। किलो जूल में मिल जाएगा तो आपको पहला आपका निकल जाएगा कि आपने एनर्जी कंज्यूम क्या की हुई है, तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब चलिए इसी के दूसरे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। कावेरी कावेरी कनेक्ट्स अनदर बल्ब बी। अब पहला बल्ब चला गया, दूसरा बल्ब वो लाती, उसको सीरीज में आप बल्ब ए के साथ कनेक्ट करते हो एंड कनेक्ट द कॉम्बिनेशन टू अ 240 वोल्ट सप्लाई। विल देयर बी एनी चेंजेस इन द ब्राइटनेस विथ विच बल्ब ए ग्लोस नाउ? एक्सप्लेन मैथमेटिकली। चलिए इसको हम करते हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर 240 वोल्ट की सप्लाई हमको मिल रही है, और उसको जो है आपका किस में कन्वर्ट मतलब जोड़ा गया है, एक तरीके से सीरीज में आपका जोड़ा गया और बताया गया है कि बल्ब आपका ज्यादा जलेगा कि कम जलेगा। व्हेन अनदर सिमिलर बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो आप क्या कहोगे? रेजिस्टेंस आपका टोटल में हो जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस टोटल में होगा तो 100 प्लस 100, यानी कि आपके पास दो बल्ब है ना, एक ए है ये आपका बी है, तो आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो 200 ओम का मिल रहा है। वोल्टेज सप्लाई आपको 240 वोल्ट की हो ही रही है। अब यहाँ पर आपको बताना है
कि I क्या होगा, और जब हमको न्यू करंट देखना है तो I इक्वल टू V अपॉन R होता है कि नहीं? चलिए निकालते हैं न्यू करंट। आप सभी अपने राइटिंग काफी अच्छे तरीके से करे रहिएगा। I इक्वल टू V अपॉन R हमने निकाला, और V की वैल्यू क्या है भाई? 240 है। R की वैल्यू क्या है? 200 है। काटा पीटा तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 2 से 24, ये आपका 10 आया, ये 12, हाँ 1.2 आ गया, 1.2 आ गया। तो और I जो है कि यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो I इक्वल टू 1.2 एम्पियर आपका आ गया। तो यहाँ पर हमने अभी न्यू करंट निकाला है। अब पावर ऑफ बल्ब A हमको देखना है। तो जब भी पावर ऑफ बल्ब A दिखेंगे, और जब भी, जैसे मैंने आपको बताया, जब करंट दिया होता है तो हम कौन सी आपकी फॉर्मूला लगाते हैं? P इक्वल टू आई स्क्वायर R लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर A लिख लेंगे। अब पावर ऑफ बल्ब A निकालना है, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R हम करेंगे, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू आप देख ही रहे हो कि कितनी दी गई है? 1.2 दी है स्क्वायर, इंटू R क्या है? 100 है। तो ये आपका 144 होता है, और 144 में यानी कि 144 में हम मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? 100 का करेंगे, तो 144 वॉट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पावर की यूनिट वॉट होती है। तो ये आपका ये आंसर आ गया। अच्छा, अब दोनों का पावर तो हम कंपेयर करें कि किसका ज्यादा है किसका कम है। पहले का कितना आया था? पहले का देखिए 576 वॉट आया था बल्ब ए का, ठीक है, इसमें। और जब इसको हमने सीरीज में किया तो ये आपका 144 आया। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए डिक्रीजेस, जब उसको हम एक और बल्ब के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाता है। जब वो अकेले था और उसको 240 वोल्ट का आपका सप्लाई मिल रहा था तो वो काफी तेज ग्लो कर रहा था, उसकी एनर्जी आपकी 576 वॉट की थी, पावर उसकी, ठीक है। एनर्जी को तो हमने निकाला ही हुआ था, और मैंने कहा था कि किलो जूल में आपको किस तरीके से उसको कन्वर्ट करके चलना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, काफी ध्यान से देखिए। और भी क्वेश्चंस को हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन कुछ ये रहा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया P एंड Q आर 1.33। यहां पर सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, जो जो चीजें आपकी गिवन है लिखिए। NP 1.33 दिया है, और NQ आपका 2.52 दिया है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम P इज, स्पीड ऑफ लाइट आपका जो दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड दिया, अच्छी बात है। फर्स्ट आपका पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Q। अगर यहां पर आपको दो मीडियम्स दिए गए हैं, P और Q दिया गया है, और वहां पर दोनों की वैल्यूज दी गई हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया गया है, तो बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट आपका मीडियम Q में क्या रहेगा। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट जब हम निकालते हैं तो n इक्वल टू सी अपॉन वी करते हैं, ठीक है, n इक्वल टू सी अपॉन वी करते हैं, सी अपॉन वी करते हैं। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालना है। अब स्पीड ऑफ जब लाइट निकालना है और वी क्यू में निकालना है, ठीक है, हाँ वी क्यू में निकालना है, इनटू जो आपका ये क्या कह सकते हैं कि एनपी दिया है और वीपी दिया है, तो एनपी इंटू वीपी करेंगे, एनपी इंटू वीपी करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे और इसके साथ साथ आंसर को निकालेंगे। अब यहाँ पर जो आपको एनपी मीडियम दिया है उसकी वैल्यू 1.33 है, नेक्स्ट पेज में हम कर लेते हैं, 1.33 है, इसका मल्टीप्लाई हम ये जो आपका स्पीड है, ठीक है, उससे करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 8 से करेंगे। चलिए अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अच्छा हाँ 2.66 आ जाएगा। जी, तो पहला हमने क्या निकाल लिया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्यू
जो मीडियम आपका Q है उसमें हमने इसकी स्पीड ऑफ लाइट को निकाल लिया है, ठीक है, जो कि क्या है 2.6 इंटू 10⁸ और हाँ हमेशा यूनिट लिखना ना भूलिएगा, ये आपका मीटर पर सेकेंड में है। तो ये फर्स्ट केस को हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम P टू Q, ठीक है, रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम P से Q की तरफ जा रही है तो वो 0 डिग्री हो रही है, देन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द लाइट इन द मीडियम। देखिए जब भी आप रिफ्लेक्शन देखते हैं, एक मिनट मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। तो जब आपका ये 0 डिग्री होता है तो नॉर्मल में आपका चलेगा और नॉर्मल में ही आपका रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आपका वो वापस हो जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि रे ट्रेवल्स अलोंग द नॉर्मल, इट डज नॉट बेंड, वो बेंड तो होगा नहीं क्योंकि वो 0 डिग्री पर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, सो इट कंटिन्यूज इन अ स्ट्रेट लाइन। द रे विल पास स्ट्रेट इनटू मीडियम Q विदाउट डिविएशन, वो डिविएशन नहीं करेगा। अगर अब उसको हम देख लेते हैं, देखिए अगर कुछ इस तरीके से आता इंसिडेंट होता, ठीक है, हो सकता है कि वो नॉर्मल के टूवर्ड्स या फिर नॉर्मल के अवे आपका जा सकता था, लेकिन जब आप 0 डिग्री में उसको डालते हो तो वो स्ट्रेट लाइन से गुजरता हुआ चला जाएगा, तो इसलिए ठीक है उसमें किसी तरीके का डिविएशन हम नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी गई है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देख लीजिए, ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर टॉल आपका ऑब्जेक्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वो भी आपका कॉन्वेक्स आपका लेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी जो है 20 सेंटीमीटर है, यहां पर हम फोकल लेंथ इसकी जो है 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहां पर F कर लेते हैं। The distance of the object from the lens is 15 सेंटीमीटर, the distance of the object is 15 सेंटीमीटर, इसको थोड़ा और पास लाना था ना, तभी जो वो आपका 15 सेंटीमीटर होगा। चलिए, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। अब यहां पर बात किसकी हो रही है आपकी, एक तरीके से लेंस की हो रही है, लेंस ही है ना भाई, देख लेते हैं एक बार, हाँ लेंस है, ठीक है। और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं तो हमेशा वो ऊपर होता है, तो हमेशा वो प्लस में रहेगा, यानी कि +4 सेंटीमीटर रहेगा। फोकल लेंथ जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की देखते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव को माइनस में लेंगे लेकिन कॉन्वेक्स को पॉजिटिव में लिया करते हैं। दूसरा आपको इसकी डिस्टेंस दी गई है और डिस्टेंस आप जानते हो कि हमेशा लेफ्ट साइड रहती है और वो माइनस में रहा करती है। अब यहाँ पर आपको लेंस का फॉर्मूला लगाना है और लेंस के फॉर्मूले से आपको v की वैल्यू यानी कि जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है उसको लगाना यानी कि निकालना रहेगा। चलिए करते हैं हम सभी। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू पॉजिटिव में ही है जो कि 20 है, v हमको नहीं पता है, निकालना है, और u की वैल्यू कहाँ गई, 15 है, ठीक है, ये 15 है और ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका 1/20 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, क्यों 15 दूना आपका 30 हो जाएगा और 15 और 20 का एलसीएम लेंगे हम तो हमको ये 60 दिखेगा, ठीक है, ये 60 आता हुआ हमको ये मिलेगा। एक मिनट, सब चीजें सही है ना, 60 दिखेगा, 3 आ गया ये और ये 4 हो गया, ठीक है, तो ये 1/60 हो गया। तो v की वैल्यू हमको क्या दिखी है, v की वैल्यू हमको 60 दिखी है, पक्का ना, 60 ही है ना, हाँ 60 आपकी दिखी है, ठीक है। अच्छा, ये आपका 3 - 4 था तो ये माइनस में है, तो v की वैल्यू आपकी माइनस में आई। v, तो यहाँ पर जो आपकी डिस्टेंस ऑफ इमेज थी v, इसको v कहेंगे, ठीक है, तो ये आपकी -60 सेंटीमीटर आई, तो ये हमको निकाल लिया हमने। फिर इसका मैग्निफिकेशन अगर हम निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u आपका रहता है। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m इक्वल टू v/u करेंगे
और v की वैल्यू -60 है, u की वैल्यू -15 है, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपको ये 4 सेंटीमीटर दिखेगा। अब चलिए इसी से हम हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 है, एच आई हमको निकालना है और एच ओ ऑब्जेक्ट आपका 4 है, तो इस तरीके से ये 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि जो इमेज रहेगा वो मैग्नीफाइड रहेगा, मैग्नीफाइड रहेगा। आंसर आ गया आपका, कुछ करना भी नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, यहां पर आप लिखोगे वैल्यूज को, I इक्वल टू 10 एम्पियर दिया है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 2 मिनट्स। अच्छा, जो टाइमिंग है आपको यहाँ पर 2 मिनट्स की दे दी गई है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 120 सेकंड्स आपके हो गए। फर्स्ट इसमें बताना है कि इसका फर्स्ट बताना है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज को आपको बताना है। तो चार्ज आपका क्या होता है, I इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है। क्यू की वैल्यू क्या दी गई आपको, 10 एम्पियर दी गई है, ठीक है, और समय कितना है, टाइम कितना 120 है। तो इस तरीके से जो आपको चार्ज मिला वो 1200 मिला, और चार्ज की यूनिट आपकी कूलम्ब होती है, तो पहला आपने यहां से निकाल लिया, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा है कि इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब है, जो कि रहता ही रहता है, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू बतानी है जो आपके कंडक्टर से फ्लो होती हो। तो यहां पर आप n इक्वल टू क्यू अपॉन ई करेंगे, ठीक है, n इक्वल टू, मैं दूसरे पेज में करूंगा, n इक्वल टू क्यू अपॉन ई करेंगे। अच्छा, q की वैल्यू 1200 है, e की वैल्यू इन्होंने क्या दी है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 दी है। चलो भाई काटो पीटो अब इसको, तो अब मान लीजिए ये 19 ऊपर आएगा तो ये तो 10 की पावर 21 हो जाएगा, और 12 और 16, ठीक है, 12 12 12, अच्छा 12 1.6, इसको अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक में डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 12 1.6 इक्वल टू 120 16, हाँ 7.5 आ गया, 7.5 आ गया आपका, ठीक है, 7.5 इंटू 2 की पावर 1, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, स्मॉल n की वैल्यू आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था कि ये जो ग्राफ जो दिया है जिसमें आपका करंट है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ है, ठीक है, तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो ये ओम्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज ओबे द ओम्स लॉ, जिसमें V इक्वल टू आई आर होता है। तो इसलिए सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें जो आपका हम कह सकते हैं कि कंडक्टर रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगा कंडक्टर का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बस आपने दूसरा भी निकाल लिया, कोई दिक्कत आपको हुई नहीं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ पर्सन इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली प्लेस विद इन 75 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। नॉर्मल आई आप जानते हो 25 सेंटीमीटर तक रहती है, ये 75 सेंटीमीटर के पास का रखा ऑब्जेक्ट देख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो फार साइटेडनेस इसको है, फार साइटेडनेस, जिसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। पहला इसका है कि नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, मैंने बता दिया फार साइटनेस। लिस्ट टू पॉसिबल कॉजेस, इसके कॉज आपके क्या हो सकते हैं। तीसरा, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस, P बताना, P इक्वल टू 1/f होता है। नीडेड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। इन्होंने पहले ही दे रखा है कि जो भी आपकी मतलब नियर पॉइंट जो है, मतलब नियर पॉइंट नॉर्मल आई की जो है 25 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। जब भी हम किसी चीज को, पास की रखी चीज को नहीं देख पाते हैं तो उसका डिफेक्ट क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होती है, ठीक है, और उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, जो हमारी आंख होती है, आई बॉल होती है, ठीक है, उसका छोटा होना, यानी कि शॉर्ट आई बॉल, अपने कॉपी में लिख सकते हैं आप, और लेस कन्वर्जिंग पावर उसकी रहती है।
जो लाइट रेज सामने से आती हैं वो कन्वर्ज आपकी सही तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि आई बॉल छोटी होती है। वहीं पर अगर हम लेंस की पावर देखें तो आप जानते हो कि सबसे पहले इसमें तो हमको फोकल लेंथ निकालना होगा। चलिए फोकल लेंथ हम निकालते हैं। वन अपॉन एफ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कभी कभी u और v ना एक जैसा दिख जाता है, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा f को निकालना है हमको, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है हमको दी गई है 25। इस बात का ध्यान रखिए, v की वैल्यू 75 है, इसकी वैल्यू जो है आपकी -25। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, दूसरे पेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया हाइपरमेट्रोपिया था, और यहाँ पर 1/f इक्वल टू -1/75 प्लस 1/25 हो गया। तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया ना। अब चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 75 आ गया, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। -1 + 3/75 -2/75 हमको दिखता हुआ ये नजर आएगा। माइनस, हाँ, तो आपका ये हो जाएगा 2/75 -1 + 3 -1 + 3, ये 2 तो प्लस में हो गया ना, 2 अपॉन आपका 75 हो गया। अब इसको अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो 2/75 36 35 दूना 35 2 जा 70 37.5 सेंटीमीटर आएगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी 37.5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आ रही है, यानी कि पॉजिटिव में आ रही है। जब भी पॉजिटिव होता है तो आप सभी जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस उसमें यूज किया हुआ रहता है। अब जब आपको पावर निकालनी है तो पावर हमेशा मीटर में रहती है। तो फोकल लेंथ जो आपका सेंटीमीटर में है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, उसको 100 से डिवाइड दे दोगे। 100 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 0.375 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको जो है F इक्वल टू 0.375, ये मीटर में आ गया, मीटर में आ गया। तो पावर निकालना है, पावर इक्वल टू 1/f होता है, f आपका मीटर में होता है, तो 1/0.375 होगा। अब चलिए इसको डिवाइड में कैलकुलेटर से देता हूँ, एक मिनट, वहां पर आप सभी को करना होगा, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज तो आप वहां पे करेंगे नहीं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ 0.375। तो यहाँ पर इनका 2.666 यानी कि 2.67 डायोप्टर आ गया। तो P की वैल्यू आपको आ गई है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, ठीक है। तो देखिए 2 पॉसिबल यूजेस पूछा था ना, आई बॉल इज शॉर्टर देन नॉर्मल, फोकल लेंथ टू ऑफ आई लेंसेज इज टू लार्ज, लेंस हैज लेस कन्वर्जिंग पावर, ठीक है। तो लेस कन्वर्जिंग पावर आपकी है, और यहाँ पर 2.67 डायोप्टर आपने बता दिया, जो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, यानी कि प्लस में आपका रहा करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने काफी आसानी से सॉल्व कर दिया है। कुछ क्वेश्चन और भी हमारे पास हैं, देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, सुनीता हैड टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिकल प्लग ऑफ हर क्लॉथ्स आयरन, शी बॉट अ 3 पिन प्लग एज शोन गिवन बिलो। देखिए 3 पिन प्लग आप जानते हो ना, कुछ ऐसा होता है, एक ये रहता है, बाकी 2 आपका ये रहता है, ठीक है। प्लग आपके होते हैं, इसको नाम दे दिया है P Q R, इन्होंने नाम दिया है। When she removed the old plug, she saw that there were 3 wires colored red, black, green। अच्छा, उनको रेड, ब्लैक और ग्रीन जैसे 3 वायर्स आपको दिख रहे हैं। टू विच पिन द प्लग शुड शी कनेक्ट द ग्रीन वायर, तो वो किस प्लग से जो है ग्रीन वायर को आपका कनेक्ट करें। टू विच पार्ट ऑफ द क्लॉथ आयरन इज ग्रीन वायर कनेक्टेड, ठीक है, किस पार्ट से ग्रीन वायर जो आपका कनेक्टेड है। और तीसरा, स्टेट द फंक्शन ऑफ द ग्रीन वायर। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसको आप किसी मतलब ऐसे न्यूमेरिकल का नहीं है, आपको बताना है। और आपने क्लास 9-10 में काफी अच्छे तरीके से लाइव वायरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, कि किस तरीके से सभी चीजें कनेक्ट होती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा
ग्रीन जो आपका होता है वो अर्थिंग का होता है, जिसमें सेफ्टी आपको मिलेगी। रेड आपका लाइव वायर होता है ना, जिसमें करंट रहती है। और ब्लैक आपका न्यूट्रल रहता है। सबसे पहले आप ये समझिए, ग्रीन इक्वल टू अर्थ इक्वल टू सेफ्टी के लिए, रेड आपका लाइव वायर रहता है जिसमें से करंट फ्लो होती है, और ब्लैक आपका न्यूट्रल रहा करता है ना, जिससे कि शॉर्ट सर्किट ये सब चीजें ना हो पाए। तो पहला जो इन्होंने पूछा था, टू विच पिन शुड शी कनेक्ट द ग्रीन वायर? So the green wire should be connected to the earth pin, that is the R. In a 3-pin plug, top thick pin is the earth, two lower pins live and neutral. ऊपर का जो रहेगा वो अर्थिंग वाली रहेगी, बाकी जो कि नीचे वाली रहेंगी, एक आपका रेड रहेगा, एक आपका ब्लैक रहेगा। So in the given diagram, R is the earth pin. वहीं पर to which part of the cloth's iron is the green wire connected? So the green wire is connected to the metal body, outer casing of the cloth iron. तीसरा पूछा था कि फंक्शन बताइए ग्रीन वायर का। So the green wire is the earth wire, it is a safety wire, जो कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमको बचाता है। If there is a leakage of current, it carries excess current safely to the ground, क्योंकि वो अर्थिंग वाला है, उसको जो है अगर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसको अर्थिंग में उसमें ले जाएगा। It keeps the metal body at zero potential, और जीरो पोटेंशियल पर इसको हमेशा बनाए रखता है। वहीं पर आपको मैं वायर्स के फंक्शन भी बताना चाहूंगा। लाइव वायर की बात करें, जो कि मेनली रेड या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है। सो इट कैरीज करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई टू द अप्लायंस, हैज हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट, भारत में होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, कनेक्टेड थ्रू द फ्यूज। मेन फंक्शन क्या है? सप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट टू द डिवाइस। न्यूट्रल वायर को अगर हम देखें तो ब्लैक कलर आपका रहता है, ये सर्किट को हमारे कंप्लीट करता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम ग्रीन वायर देखते हैं या फिर येलो वायर देखते हैं तो ये मेटल बॉडी से कनेक्ट होता है अर्थिंग में, यानी कि ग्राउंड में आपका लगा रहता है, और इसका मेन फंक्शन सेफ्टी का रहता है, ठीक है। अगर करंट आपके एक्सेस में हो जाए तो ये अर्थिंग के माध्यम से अर्थ में उसको ले जाए और हमको सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो ये थी क्लास आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।